क्लास 9 साइंस का ये चैप्टर 1 है। हमारे आसपास के पदार्थ के जो पार्ट के अंदर प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, हमें पदार्थ का चयन करना है। तो पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? वे सारी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती है, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, वे पदार्थ कहलाते हैं। तो उस नज़रिए से देखा जाए, कुर्सी क्या है? वो स्थान घेरती है, वायु भी स्थान घेरती है। और यहाँ पे देखिए बादाम, वो भी स्थान घेरता है, इनका द्रव्यमान होता है। और शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक। तो ये चार यहाँ पे पदार्थ यहाँ पे हैं। तो आइए इसका चयन करते हैं। यानी कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय। वायु भी होगा, वायु को अगर गुब्बारे में भर दिया जाए वो भी स्थान घेरेगा, और उसको तोला जाए तो उसमें क्या होगा? उसका भी द्रव्यमान होगा। समझ में आ गया? दूसरा देखिए क्या प्रश्न है। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। हमें देखिए क्या है। पहला, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर तक दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको खाने के पास जाना पड़ता है। ऐसा क्या कारण है? तो इसका कारण काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म खाने के कणों का तापमान अधिक होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। किसकी? गर्मा गर्म खानों की कणों की। और तथा ये कण खाने की सतह को छोड़कर वायु में विस्तृत हो जाते हैं, यानी वायु के कणों के साथ मिल जाते हैं। अधिक तापमान होने पर विसरण की क्रिया तीव्र हो जाती है, और तापमान इन कणों में ज़्यादा होता है, गर्म होते हैं। इसके कारण विसरण की क्रिया वो काफ़ी तेज़ी से होती है, जिससे कई मीटर की दूरी से होने पर भी खाने की गंध हम तक पहुँच जाती है। समझ में आ गया? प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए क्या है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काटता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, तो इसका मतलब है पानी के कणों का जो अंतराणुक आकर्षण बल है वो कमज़ोर है। ठीक है, ठोस की तुलना में, इसीलिए वो हाथ से उसको काट दे रहा है, वो हटा दे रहा है पानी। तो इसका आंसर कैसे लिखना है? तो ऐसे करना है, गोताखोर द्वारा पानी यानी जल काट पाता है, इससे पदार्थ के गुणों में अंतराणुक आकर्षण बल ठोस की तुलना में द्रव में कमज़ोर होता है, ये प्रदर्शित होता है, जिससे पानी के कण आसानी से अलग हो जाते हैं और वो गोताखोर पानी को काट पाता है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे समझिए, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की तुलना में इसमें थोड़ा कमज़ोर होता है, सबसे कमज़ोर गैस में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएँ हैं वो बतानी है। आपको पहले लिखना है पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, अभी मैंने पिक्चर में दिखाया। दूसरा लिखना है आपको, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा लिखना है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व की परिभाषा है, घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी इसे कहा जाता है D इक्वल टू M बटे V। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है प्रश्न देखिए। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित हमें करना है। जिसका घनत्व कम है उसे पहले लिखना है, और जिसका ज़्यादा है सबसे लास्ट पे, यानी बढ़ते हुए लिखना है। तो पदार्थ का घनत्व में सबसे ज़्यादा ठोस का होता है घनत्व, उसके बाद द्रव का, और सबसे कम होता है किसका? गैस का। तो पहले हमें किसका लिखना है? हमें पहले गैस का लिखना है। ठीक है, तो आइए इसको व्यवस्थित करते हैं घनत्व के बढ़ते क्रम में। तो इस प्रकार हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते हुए घनत्व को क्रम में व्यवस्थित करें। वायु को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद चिमनी का धुआं। चिमनी का धुआं भी वायु है, लेकिन ये धुआं है तो इसमें क्या होंगे? छोटे छोटे कण होंगे। और इसके बाद है रुआ, इसके बाद रुई है, इसके बाद घनत्व ज़्यादा है जल का, सब इसके बाद है शहद का, चौक का, और सबसे ज़्यादा घनत्व है लोहे का। तो ये बढ़ते हुआ घनत्व के क्रम में हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दूसरा क्या है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को हमें सारणीबद्ध कीजिए। यानी पदार्थ के गुणों में जो अंतर होते हैं, तो इस तरीके से करना है। देखिए गुण यहाँ पे है आकार, आयतन, ठीक है, इसी तरीके से सारे गुण हैं। और यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस, तो यही आपको सारे लिखने हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 20 नंबर क्या है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, इनके बारे में बताना है। पहला क्या है? दृढ़ता। क्या होती है ये दृढ़ता या कठोरता? आइए लिखते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, दृढ़ता
दृढ़ता पदार्थ का एक गुण है। पदार्थ में कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान को व्यक्त करता है। कौन? दृढ़ता। कणों के बाद जितना रिक्त स्थान जितना कम होगा पदार्थ उतना ही दृढ़ होगा, यानी कठोर होगा, मजबूत होगा। ठोस पदार्थों की दृढ़ता अधिकतम होती है। सबसे कम किसकी होती है? गैस की। तो यही हो गई दृढ़ता की परिभाषा। इसके बाद देखिए संपीड़िता। संपीड़िता का मतलब होता है दाब लगाना। जो पदार्थ आसानी से दब सके दाब लगाने पर वो संपीड़े पदार्थ कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा संपीड़े गैस की, ठीक है, आसानी से दाब सकते हैं, और सबसे कम यानी न के बराबर होता है ठोस। ठोस को हम नहीं दाब सकते बाहरी बल से। तो इसकी परिभाषा करना है। ये रहा संपीड़िता। पदार्थ की संपीड़िता गुण दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। यदि किसी पदार्थ को बाहरी दाब से दबाया जाता है तो वह दब जाता है, इससे वह संपीड़ित कहलाता है, संपीड़ित पदार्थ कहलाता है। ठोस पदार्थों की संपीड़िता नहीं होती है, द्रव की ठोस की तुलना में होती है। गैस की सबसे अधिक संपीड़ित होते हैं, यानी आसानी से हम इसे दाब सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला कौन सा है? अगला है तरलता। तरलता क्या होती है? तरलता द्रव पदार्थ के बहने का गुण है। ठोस पदार्थों में यह गुण नहीं होता। द्रव पदार्थों में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। इन पदार्थों का इस प्रकार बहना इनकी तरलता कहलाती है। गैस में भी यह गुण पाया जाता है, प्रत्येक दिशा में बहती है, ठीक है, लेकिन ठोस में ये नहीं पाया जाता। इसके बाद देखिए कौन सा गुण है? बर्तन में गैस का भरना। तो ये हम करेंगे। गैस के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध रहता है तथा ये कण रिक्त स्थानों में अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील रहते हैं। जब किसी गैस को बर्तन में भरा जाता है तो इसके कण बर्तन में संपूर्ण स्थान घेर लेते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है बर्तन में गैस का भरना। इसके बाद देखिए क्या है? आकार यानी शेप। ये क्या होती है? तो ये हमें लिखना है पदार्थ के कणों के बीच अंतराणुक बल पदार्थ का आकार निर्धारण करता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होगा तो पदार्थ का आकार निश्चित होगा। इसके विपरीत यदि आकर्षण बल नगण्य यानी कम होगा तो आकार निश्चित नहीं होगा, निश्चित होगा। इसलिए ठोस पदार्थों के आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। द्रव एवं गैसों का आकार अनिश्चित नहीं होते। निश्चित नहीं होते क्योंकि हम पानी को किसी भी पात्र में आसानी से रख सकते हैं तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। गैस में भी वही बात हो गई, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्या हमारा? गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या होती है? तो इसका हमें लिखना है पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है। गतिज ऊर्जा ही पदार्थ के कणों की गतिशीलता गतिशील करती है। गतिज ऊर्जा पदार्थ का ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। तो वैसे ही जैसे कि गर्म खाने की गंध हमें दूर से ही मालूम चल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका ताप जो है गर्म खाने के कणों का बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद हमें करना है घनत्व क्या है इसके बारे में बताना है। तो घनत्व जो है पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन, वो घनत्व कहलाता है। ठोस का घनत्व उच्च होता है, द्रव का कम होता है ठोस से, और गैस का घनत्व सबसे कम होता है दोनों से। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है? कारण बताना है हमें। पहला देखिए गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। इसका कारण क्या है? गैस पूरी तरीके से उस बर्तन को भर देती है जिसमें हम रखते हैं, क्योंकि उच्च गतिज ऊर्जा और नागण्य आकर्षण बलों के कारण गैस के आकर्षण बल कणों का काफ़ी कम होता है, नगण्य होता है, और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। गैस के अणु उच्च वेग से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं, इसीलिए गैस पूरी तरीके से बर्तन में भर देती है, इसमें हम रखते हैं। बी देखिए गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो इसका कारण है गैस बर्तन पर दीवारों पर दबाव डालती है क्योंकि गैस के कण न्यून आकर्षण बल के कारण सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और वे बर्तन की दीवारों से लगातार टकराते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर दबाव पड़ता है। अगला देखिए क्या है? सी लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका जो आकार है वो निश्चित होता है और निश्चित आयतन होता है, ठीक है, इसलिए वो ठोस कहलाती है। डी क्या है? हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हम
कराटे के दक्ष होना पड़ेगा। तो इसका कारण है हवा के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है गैस का सबसे कम होता है, इसलिए हम इसे हवा को आसानी से काट सकते हैं, हाथ चला सकते हैं। जबकि लकड़ी के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है काफ़ी मजबूत होता है, कण पास पास होते हैं, इसलिए हम इसे हाथ नहीं चला सकते, कराटे की दक्ष लेना पड़ेगा उसे काटने के लिए। इसके बाद देखिए चौथा क्या है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते देखा है, इसका कारण हमें बताना है। तो इसका कारण काफ़ी आसान है, बर्फ़ का घनत्व जल से क्या होता है, काफ़ी कम होता है। जल जमने में बर्फ़ होता है, जल जो है जमने से क्या होता है, बर्फ़ होता है। तो इस प्रकार बर्फ़ के अंदर रिक्त स्थान होता है और इस बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा जाता है, इसका घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलें। यहाँ पे केल्विन इकाई में दिया गया है, हमें सेल्सियस इकाई में बदलना है। तो ये कैसे बदला जाता है, मैंने तरीका आपको बताया है। तो देखिए C का मतलब होता है सेल्सियस, K का मतलब होता है केल्विन। तो ABCD में पहले कौन आता है, ABCD में अल्फ़ाबेट में पहले C आता है, उसके बाद आता है K, पहले आता है ये और उसके बाद आता है K। अगर हमें C से K की तरफ जाना होगा तो प्लस करना होगा, क्योंकि ये बाद में आता है, कितना प्लस 273। अगर K से केल्विन में दिया हो सेल्सियस में बदलना हो तो माइनस 273 करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले आता है। तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे K में है यानी केल्विन में है, हमें जाना है कहाँ, सेल्सियस में, तो क्या करना होगा, माइनस 273 करना होगा। ये समझ में आ गया आपको। तो पहला क्या है 300 K, तो हमें सेल्सियस में बदलना है 300 माइनस 273, तो कितना होगा, ये 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए कितना है 573, तो इसमें हमें क्या करना होगा 273, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 300 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया आपको। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। यहाँ देखिए पहला क्या है 250 डिग्री सेल्सियस, तो इस तापमान पर जल क्या होगा, जल पूरी तरीके से वाष्पशील यानी गैसीय रूप में होगा, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर उबलना प्रारंभ करता है। बी देखिए, बी में क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इस अवस्था में जल जो है वाष्प अवस्था में बदलने की अवस्था में होगा, बदल रहा होगा, ठीक है, यानी गैसीय अवस्था में। तो कैसे आंसर करना है, तो हमें देखिए पहला का आंसर हमें करना है 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल की भौतिक अवस्था वाष्प यानी गैसीय अवस्था होगी, यानी पूरी तरीके से ये बदल चुका होगा। बी देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था वाष्प यानी गैसीय अवस्था में बदलता हुआ अवस्था में होगी, वो बदल रहा होगा, क्योंकि जल का क्वथनांक ही होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आ गया, यही आपका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा यानी जो ऊर्जा दी जाती है वो गुप्त ऊष्मा में क्या हो जाती है, वो खर्च हो जाती है, यानी गुप्त ऊष्मा के रूप में वो हो जाती है। पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधनों को तोड़ने में खर्च हो जाती है, यानी गुप्त ऊष्मा वो कहलाती है। इसीलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई जो ऊर्जा पदार्थ के तापमान में यानी पदार्थ के तापमान को नहीं बढ़ा पाती, यानी तो जल जब गैस की अवस्था में बदल रहा होता है तो तापमान उसका स्थिर होता है, क्योंकि उसका सारा तापमान उसके अणुओं को जल के अणुओं को तोड़ने में खर्च हो जाता है, यानी गुप्त ऊष्मा उसमें होती है। इसीलिए वाष्प से देखे होंगे भाप से हाथ ज़्यादा जलता है, इसका कारण यही है, उसमें खर्च हो जाती है, यानी गुप्त ऊष्मा में। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि हमें बताना है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदलने की विधि, पहला है गैसों पर दाब बढ़ाकर, दाब हम बढ़ा देंगे, उसके कण नज़दीक आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, वो होगा द्रव अवस्था में आ जाएगा। और दूसरा है गैसों पर तापमान घटाकर, अगर गैस का तापमान कम कर दें तो उसके कण नज़दीक आ जाएंगे। जैसे LPG सिलेंडर होता है, गैस बड़ा काफ़ी गैस उस सिलेंडर में भर दी जाती है, तो आपने देखा होगा उसमें पानी जैसा रहता है, वो संघनन करके किया जाता है, ताप को काफ़ी कम करके, ठीक है।
यहाँ पे आपको समझना है। देखिए कणों को दाब बढ़ा दिया गया तो नज़दीक आ गए, तो ये इसका परिवर्तन हो गया। दाब बढ़ाने से पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है, अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। दाब बढ़ने और तापमान घटने से द्रव के गैस द्रव अवस्था में बदल सकती है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी यानी आर्द्रता कम होती है। तो ये नमी या आर्द्रता क्या होती है वायु में, तो इसका मतलब है जब हम बरसात के दिनों में कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ा देर से सूखता है। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में वायु में क्या होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। और वहीं जब गर्मी के दिनों में लू जो पड़ती है जून जुलाई के वक्त, कपड़ा जो है वो आधे घंटे में ही सूख जाता है, जबकि बरसात के दिनों में दिन भर भी नहीं सूख पाता। तो इसका मतलब है गर्मी के दिनों में वायु में आर्द्रता काफ़ी कम होती है और बरसात के दिनों में वायु में आर्द्रता यानी नमी जलवाष्प ज़्यादा होता है। तो गर्म शुष्क दिनों में यानी गर्मी के मौसम में वायु में आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक रहता है, ठीक है, यानी जून जुलाई के मौसम में, जिसके परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, अतः शीतलता अधिक प्रदान होती है। ठीक है, तो कूलर ज़्यादा शीतल प्रदान करता है, ठीक है, गर्मी के मौसम में। ये समझ में आ गया। वाष्पीकरण काफ़ी तेज़ी से होता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक देखिए दूसरा क्या है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसका हमें कारण बताना है। तो देखिए इसका मुख्य कारण क्या है, गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है, यानी आर्द्रता कम होती है, ठीक है। और घड़े के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, घड़े में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी रिसता रहता है, जो वाष्पन के लिए जल से अधिक ऊष्मा लेता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, तीसरा। आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो हथेली पर एसीटोन पेट्रोल और इत्र डालने पर वो ठंडी क्यों हो जाती है, इसका कारण हमें बताना है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। इससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है, यानी वो ठंडक महसूस होती है। अंक 4 क्या है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल जो है वो कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। तो जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना जल्दी होता है, जिससे क्या होगा, दूध या चाय ठंडी हो जाती है और इस तरह हम प्लेट में दूध या चाय आसानी से पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सतही क्षेत्रफल है, ये कहाँ है, ये इतना है, और कप का देखिए बस इतना है। तो जितना ज़्यादा सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना ही तेज़ी से होगा। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। यहाँ पे गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका आंसर है गर्मियों में हमें हल्के रंग वाली सूती कपड़े पहनने चाहिए, यानी सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते तथा सूती कपड़े में छिद्र होते हैं जिससे पसीना अवशोषित हो जाता है और वाष्पीकरण तेज़ी से होता है, और इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है और इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है।